हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम आपके एमयू 10+2 का साइंस वाले पोर्शन में बायोलॉजी की 9th क्लास को पढ़ाना के स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि पहला पार्ट हमारा जो सेल का है वो अपलोड हो चुका है। वो जाके अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाके आप लोग देख सकते हैं। प्लस अब हमारी स्टार्ट होने वाली है और ये स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड पार्ट है सेल का। आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग 9th क्लास में हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, एनसीईआरटी पैटर्न वगैरह है आपका, या फिर मान लीजिए नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए, या किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमयू कर रहे हैं, तो ये 9th क्लास का जो सेल चैप्टर है हर एक एग्जाम में आप लोगों की हेल्प करेगा, तो आपको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिससे कि एक एक चीजें मैं आप लोगों को समझा सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। ठीक है, यहाँ पर है न्यूक्लियस हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। तो पेपर में आएगा कि हेड क्वार्टर ऑफ द सेल किसको बोलेंगे? बोलेंगे न्यूक्लियस को, जिसको केंद्रक बोलते हैं। क्या डिस्कवर्ड किसने किया था? तो बोलेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है ना। आगे देखो, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी व्हिच कंट्रोल ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड इंक्लूड्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। तो आपको बता दें, इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह होता है। आपको बता दें, ये पूरी बॉडी मतलब पूरी सेल्स को कंट्रोल करने का काम करेगा। एंड आपको बता दें, इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है। न्यूक्लियस इज कंसीडर्स एज कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल। तो आपको बता दें, ये पूरी कोशिका को कंट्रोल करके रखेगा, इसलिए इसे कोशिका का दिमाग भी बोल देते हैं। ठीक है। आगे देखो, most of the cell which possess single nucleus are called uninucleated। जिसमें एक न्यूक्लियस होगा उसको यूनिन्यूक्लिएटेड बोलेंगे। जैसे प्रोटिस्टा के, नहीं एक मिनट रुकिएगा, हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। और certain protists such a paramecium are binucleated, ठीक है, हैव टू न्यूक्लियस। तो आपको बता दें, वैसे सभी प्रोटोप्लाज्म में, वैसे सभी सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन हमारे पास पैरामीशियम जो होते हैं इसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है। सेल ऑफ बोन मेरो, स्टैंड मसल्स, सर्टेन एल्गे एंड फंगी पोसेस मेनी न्यूक्लियाई एंड आर कॉल्ड मल्टीन्यूक्लिएटेड। आपको बता दें, हमारी हड्डियों की कोशिका के अंदर, हमारी मसल्स के अंदर, ठीक है, रिजिड पेशीज को बोलते हैं, हमारी कुछ एल्गे होती हैं, कुछ हमारे पास कवक होते हैं। इनकी एक कोशिका के अंदर कभी कभी कई सारे केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए इनको मल्टीन्यूक्लिएटेड हम बोल देते हैं। ठीक है ना। चलो, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों के। आइए आगे बढ़ते हैं। On the basis of the presence of absence of well developed nucleus organism can be of 2 types। तो आपको बता दें, जो सेल हमारे पास होंगी वो 2 टाइप्स की होंगी। जैसे पहला है प्रोकैरियोटिक्स। तो जैसे ऑर्गेनिज्म वोल सेल लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको बता दें, इसके अंदर क्या नहीं मिलेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, मतलब केंद्रक झिल्ली प्राकृतिक कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती। And the genetic material lies freely in the form of nucleoid are called a prokaryotes। जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, जिसमें नोस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया आ जाता है। इनके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती और झिल्ली युक्त कोशिकांग वगैरह भी नहीं होते इनके अंदर। ठीक है। और इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कोशिका द्रव्य में फ्री रहता है। ठीक है। एक पॉइंट और देख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट है। द न्यूक्लियोइड ना is an irregular shaped region within the cell of prokaryotic that contain all or most of the genetic material। तो इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो इसी में होगा, न्यूक्लियोइड के अंदर। अब आप बात करें हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी जो होती है ये यूकैरियोटिक सेल होती है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जितने भी एनिमल्स वगैरह होते हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल हैं। ऑर्गेनिज्म वो सेल्स हैव ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नोन एज यूकैरियोटिक। जैसे ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स। तो आप समझ होंगे, आपको एग्जाम्पल में कोई सा भी एनिमल दे दे, कोई सा भी आप लोगों को क्या दे दे, प्लांट्स दे दे, ये सभी के सभी कैसे होते हैं? ये सभी यूकैरियोटिक होते हैं और ये वेल डेवलप्ड हैं क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है। तो आपको बताते हैं, यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर, इट इज द मेड ऑफ द 4 टाइप्स हैं। तो जो हमारे पास केंद्रक होता है, केंद्रक के 4 पार्ट होते हैं। देखो, पहला है न्यूक्लियर इनवॉल्व्स। तो आपको बता रहे हैं, इसको आप बोलेंगे केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस इज सराउंडिंग बाय 2 मेम्ब्रेन दैट सेपरेटेड न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो ये केंद्रक झिल्ली क्या काम करती है? कोशिका द्रव को केंद्रक द्रव से
अलग रखने का काम करती है, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज मिनट पोर्स, माइनस पोर्स मतलब केंद्रक झिल्ली के चारों तरफ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। These are called न्यूक्लियोपोर, इसको हम न्यूक्लियोपोर बोल देंगे, ठीक है। यह है न्यूक्लियोप्लाज्म, तो केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसको केंद्रक द्रव बोलते हैं, ठीक है। The part of protoplasm which is enclosed by nuclear membrane is called nucleoplasm. It contains chromatin threads and nucleus. मतलब इस केंद्रक द्रव के अंदर ही क्रोमेटिन धागे होंगे और जो केंद्रिका जो होती है वो भी इसके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस ये जो है डिस्कवर्ड बाय फोंटाना, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसने खोज की थी, तो बताएंगे फोंटाना ने खोज की थी, ठीक है। Usually one nucleotide is present in each nucleus, but sometimes more than one nuclei are present. It is a storehouse of RNA. मतलब यहाँ पर RNA का फॉर्मेशन किया जाता है, इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ RNA कहते हैं। यहाँ पर RNA जो होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी चीज समझ में आ रही है आप लोगों को, बताते चलिएगा, दिक्कत मत लेना। क्रोमेटिन थ्रेड्स मतलब ये क्रोमेटिन धागे हैं जो केंद्रक झिल्ली के मतलब केंद्रक द्रव के अंदर पाए जाएंगे। A darkly strand network of long and fine threads called chromatin threads. Chromatin threads are intertwined with one another, forming a network called chromatin reticulum. Whenever the cell is about to divide, the chromatin metal gets organized into chromosome. आपको बता दें, इस क्रोमेटिन धागे से ही आगे चलकर गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। Chromosomes are chemically made of DNA and histone protein. मतलब जो गुणसूत्र होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, इसमें डीएनए प्लस प्रोटीन्स दोनों पाई जाती हैं। डीएनए कैरी ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन which is passed on the next generation. आपको बता दें डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है। The functional segments of DNA are called genes. तो आपको बता दें डीएनए जो फंक्शन है वो जीन्स है, और जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। जीन जो होता है वो गुणसूत्र में होता है, गुणसूत्र जो होता है वो केंद्रक में होगा, केंद्रक जो होगा कोशिका में होगा, कोशिका से शरीर बनता है। ऐसे कुछ भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थ्योरी पढ़ना चाहे थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपोर्टेंट थ्योरी है आपकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ डीएनए के बारे में देख लो। डीएनए मॉडल गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। तो डीएनए मॉडल किसने दिया था, तो बोलेंगे वाटसन और क्रिक, दो वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा दिया गया था। It consists of two polynucleotide chain which form double helical staircase. तो आपको बता दें दोहरा कुंडलित मॉडल वाटसन क्रिक द्वारा दिया गया था। Both the chain are joined together by weak hydrogen bond present between the nitrogen base. तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हम आपको दिखा देते हैं, ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर है डीएनए की जो वाटसन क्रिक द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। आपको यहाँ पर देखो एस है ना, ये एस का मतलब ये सुगर है, क्या है ये सुगर। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है सी का मतलब साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, ठीक है, ये नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारे पास डीएनए है, डीएनए की एक कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए में 2 न्यूक्लियोटाइड होती हैं, ये भी ध्यान रखना। एडेनिन और थाइमिन के मध्य यहाँ पर आप लोगों को 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें 2 नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। एक बात और बता दे रहा हूँ, इसका जो व्यास होता है डीएनए का वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम होगा, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 3.4 एंगस्ट्रॉम 2 नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की दूरी, ठीक है। अंदर की साइड में ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे पाए जाएंगे, ये दिखाई दे रहा होगा शर्करा फॉस्फेट, ठीक है। शर्करा फॉस्फेट मिलेंगे तो डीएनए के बारे में आप लोगों को जानकारी मिली होगी, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। और एक कुंडली में 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये भी ध्यान रखना। यहाँ देखो कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, ये देखिएगा। There are 2 types of nitrogen base. तो नाइट्रोजन बेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो बोलेंगे 2 टाइप्स के होंगे। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के होंगे, ठीक है। आगे देखो प्यूरिन्स के अंदर आएगा एडेनिन, ग्वानिन। तो प्यूरिन्स को, एडेनिन, ग्वानिन को कैसे याद करेंगे, बोलेंगे एजी। जैसे पत्नी जो होती है, पति से बोलती है ना एजी सुनते हो, तो एजी का मतलब ए से अबे गधे बोलते हैं वैसे, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन, ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन, ये एजी हो गया, ठीक है। पिरिमिडिन यहाँ पर है साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो यहाँ पर
वो क्या कर रहा है, वो सीटी बजा रहा है, सीटी, सी का मतलब साइटोसिन और टी का मतलब थायमिन। मतलब एक से ध्यान और रखना कि डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे देखो, एडेनिन पेयरिंग विद थायमिन एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन ये मिलेगा। साइटोसिन पेयर विद ग्वानिन एंड हैज 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो सी ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन, तो यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि डीएनए के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपके बहुत ही काम की थी। ठीक है, कुछ और हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है यहाँ पर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर जो द्रव होता है वो कोशिका द्रव कहलाता है। The fluid content protoplasmic mass of the cell inner to plasma membrane and excluding nucleus is called cytoplasm। क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, तो ये काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म हैज 2 पार्ट्स, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनम। तो साइटो यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट पार्ट्स भी है, यहाँ देख लीजिएगा। ये साइटोस्केलेटन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स व्हिच आर द elongated chain of proteins, microphiles, intermediate filaments and microtubes। तो ये इसके अंदर साइटोस्केलेटन को मतलब जैसे हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां होती है ना, वैसे साइटोस्केलेटन होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोस्फीयर आर कलेक्टिव कॉल्ड सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोल एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ एनिमल्स में मिलता है, ये प्लांट्स के अंदर नहीं मिलता। 2 centrioles are located just outside the nucleus and lie in right angle 90 degree. It initiated cell division by arranging spindle fiber। यहाँ पर ये ध्यान रखना, स्पिंडल फाइबर जिसको बोलते हैं तुर्क तंतु। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो AMU 10+2 डिप्लोमा की हम तैयारी करवा रहे थे आप लोगों को, और बायोलॉजी वाइज सेक्शन में 9th वाला पोर्शन सेल वाला चैप्टर चल रहा था। इससे पहले पार्ट 1 हमारा अपलोड हो चुका था। ये आपको पता ही है कि ये 2nd नंबर का पार्ट है, और इस पार्ट में कुछ नई खास बात जानने को आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रियोल की। ठीक है, इट इज नो मेम्ब्रेन cylindrical structure present near the nucleus in the animal cell only। तो ये सेंट्रियोल जो होते हैं सिर्फ जंतु कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, और उनके अंदर कोशिका झिल्ली कोई भी नहीं पाई जाती, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। और मिलेगा कहां सेंट्रियोल, तो बोलेंगे न्यूक्लियस के पास में ये पाया जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, मेरा फोकस उनके लिए भी है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के पास, उनके घर वालों के पास पैसा होता है, वो तैयारी करवा पाते हैं। लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं बेचारे, ये बहुत परेशान रहते हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि मोटी मोटी फीस कोचिंग में भर पाए। तो उनके लिए मैं ये एक सीरीज लेकर आया हूं जिससे गरीब बच्चों का फायदा हो सके। ठीक है, It is the made up with microtube arranged in a specific manner 9+0 ब्रैकेट में है। It is not bound by membrane। तो आपको बता दें, ये माइक्रो ट्यूब्स जो होंगे इसके अंदर पाए जाएंगे, और इसके अंदर कोई भी बाउंड्री नहीं मिलती, कोई भी मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ नहीं मिलती। सेंट्रियोल हेल्प इन सेल डिवीजन, तो सेंट्रियोल का सहायता करती है, कोशिका विभाजन करने के लिए सहायता करेगी सेंट्रियोल। ध्यान रखना, इन प्लांट सेल पोलर कैप आर प्रेजेंट विच फंक्शन एंड सेंट्रियोल। ये भी आप लोगों को ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जो आपके पेपर में धड़ल्ले से सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, वैसे आप लोग वीडियो की पिक्चर क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, जिससे कि एक एक शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी जो आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है छोटा दिखाई दे रहा हो, लेकिन पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऊपर सेटिंग की तरफ जाएंगे तो एडवांस पिक्चर क्वालिटी को कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है कोशिका द्रव के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है, केंद्र के चारों तरफ मिलेगा ये, और एक जाल सा फैला हुआ होता है। इसीलिए इसको अंतः प्रदपी जाल का बोल देते हैं। और ये केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली के बीच में ये पाई जाती है, और ये कोशिका के अंदर ऐसे काम करती है जैसे कंकाल तंत्र की तरह। ठीक है, The endoplasmic reticulum function as the packaging system। तो आपसे पेपर में आएगा कि पैकेजिंग सिस्टम की तरह काम कौन करेगा, तो बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स और सीट्स
tubules and vesicles. It is two types of SER, RER. तो आपको बता दें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है राइबोसोम की प्रेजेंट के आधार पर टू टाइप्स की पाई जाती है, जिसमें पहले नंबर की है SER. एस का मतलब यहां पर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतः प्रदप्पी जालिका हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। SER is engaged in the synthesis and store of glycogen, fat and steroid and detoxification of drugs and poison. मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पेपर में यहां से क्वेश्चंस, चाहे आप 9th क्लास में हो, चाहे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट एग्जाम हो, तो नीट एग्जाम में बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो भी इसके अंदर पाई जा रही है। पेपर में आएगा कि SER का फंक्शन क्या है, तो आप बताएंगे ये स्टोरेज करता है ग्लाइकोजन को, फैट को और बनाता है स्टेरॉइड को, इन तीनों चीज को, वसा, स्टेरॉइड और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन प्रोटीन होती है, और बॉडी के अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन करता है, किसका, ड्रग्स वगैरह जो होती हैं या पॉइजन वगैरह होती है उनको बॉडी से बाहर निकालने का ये काम करता है। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और लिवर में मिलती है याद रखिए। RER is associated with protein synthesis because of ribosome present of its surface. तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सरफेस के चारों तरफ राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करने का काम करते हैं, ठीक है। Some of the proteins and lipid synthesis by RER and SER respectively help in building the cell membrane, which is known as membrane biogenesis. तो आपको बता दें चाहे चिकनी अंतःप्रदप्पी जालिका हो चाहे खुरदरी अंतःप्रदप्पी जालिका हो, ये दोनों ही क्या करती हैं, प्रोटीन ग्लाइकोजन को बनाने का काम करते हैं जिससे कि सेल मेम्ब्रेन को आराम से डेवलप किया जा सके, इसीलिए इसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहा जाता है। आई थिंक आप लोगों को पॉइंट बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे, एक एक पॉइंट मैंने समझा दिया है, ठीक है। इसका चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आपके रिवीजन करने के काम आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखिएगा, आगे हमारे पास है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इंपोर्टेंट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी, क्योंकि पेपर में जो चीज आती है वो वही इंपोर्टेंट तो होगी, ठीक है ना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, बहुत सारे इसके नाम होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसलिए आया था क्योंकि थ्योरी आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे सकती है, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी 1898 इन नर्व सेल ऑफ आउल। तो आपको बता दें उल्लू की तंत्रिका कोशिका में गोल्जी काय को खोजा था कैमिलो गोल्जी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, पॉइंट इंपोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। कहां पर पोजीशन होगी इसकी, इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होगा वो केंद्रक के पास में ही पाया जाएगा, ठीक है। गोल्जी बॉडी आर प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर बिकॉज कंपोनेंट ऑफ गोल्जी बॉडी आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड शेप इन डिफरेंट सेल्स। मतलब अलग अलग कोशिकाओं के अंदर इसकी अलग अलग शेप मिल जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। It is composed with cisternae, vesicles, tubules, vacuoles. Golgi body has single membrane covering. तो गोल्जी बॉडी जो होती है कई सारी चीजों से, जैसे कि सिस्टर्नी होता है, वेसिकल्स, ट्यूबल्स, वेकल्स, इन चीजों से मिलकर बना हुआ होगा। और गोल्जी बॉडी जो होता है इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन मिलती है वो सिंगल मेम्ब्रेन मिलती है, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेन मिलेगी, ये भी आप लोग ध्यान रखना, एकल कोशिका मतलब एकल झिल्ली से ढका हुआ ये कोशिका है ना। द फॉर्मिंग ऑफ दिस फेस लाइज toward the nucleus while the muture of transphase remain toward the cell membrane. तो ये पॉइंट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी आर सीक्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, एक्ट्रोसोम ऑफ स्पर्म, सेल प्लेट्स फॉर्मेशन। तो आपने देखा कि गोल्जी बॉडी कितनी सारी चीजों का फॉर्मेशन करने का काम करता है, जिसमें कि पेपर में एक्ट्रोसोम ऑफ स्पर्म ये वाला पेपर में पूछा जाता है, तो बताएंगे ये गोल्जी बॉडी का होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला जो पॉइंट है फंक्शन वाला, इसको टिक कर लीजिएगा, ये पेपर में आने की संभावना इसकी सबसे ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक नई स्ट्रक्चर दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को हिंदी में लयन काय भी कहा जाता है। तो जो मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, वो भी तैयारी कर रहे होंगे तो वो तो परेशान हो जाएंगे, सर लाइसोसोम क्या है, बता दिया, लयन काय बोलते हैं। आप एनसीईआरटी है आपके पास होगी, अब चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लाइसोसोम वेयर आर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय क्रिश्चियन डी डुवे इन 1955। तो आपको बता दें लाइसोसोम को सबसे पहले किसने देखा, तो बताएंगे डी डुवे ने देखा था, 1955 में देखा था, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड मेजर मेमेलियंस, ऑर्थोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। तो देखो कितना अच्छी बात बोली गई है,
ये बैक्टीरिया दे रखा है, मतलब लाइसोसोम जो होते हैं ये जीवाणु के अंदर नहीं पाए जाते, प्लस हमारे शरीर में, हमारा मतलब स्तनधारी की आरबीसी के अंदर, आरबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स, तो एरिथ्रोसाइट्स के अंदर भी लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो। Lysosome are tiny membrane bound vesicular structure of the cytoplasm which perform intracellular digestion of the cell. They are polymorphic. 4 टाइप की होती हैं ये, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल बॉडीज एंड ऑटोफेजिक वेसिकल्स। तो लाइसोसोम कितने प्रकार के होंगे, तो बोलेंगे लाइसोसोम 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, ये पेपर में पूछी जाएगी। Lysosomes are called digestive bag because they are content lot of digestive enzyme। तो आप ध्यान रखिएगा कि लाइसोसोम के अंदर कोश मतलब लयनकाय के अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखने वाली बातें हैं। लाइसोसोम आर द सेल ऑर्गेनेल विद द सिंगल मेम्ब्रेन कवरिंग, मतलब लयनकाय के चारों तरफ सिर्फ एक क्या मिलती है, झिल्ली मिलती है। ठीक है, at the time of cellular damage the lysosome burst of release in enzyme and they digest in own cell, therefore lysosome are also known as suicide bag of a cell। तो पेपर में कहा जाएगा कोशिका की आत्मघाती थैलियां किसे कहते हैं, तो तुम बोलेंगे सुसाइड ऑफ द सेल, बोलेंगे लाइसोसोम को, कि जब किसी सेल्स को डैमेज होने की संभावना होती है तो ये क्या करता है, अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। जब आप आपको ब्लास्ट कर लेगा तो इसके जो एंजाइम्स होंगे वो पूरी सेल्स को डाइजेस्ट कर लेती हैं, जिससे बैक्टीरिया के साथ साथ सारा का सारा पूरी कोशिका ये पचा ले जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा ना। कोई भी चीज में प्रॉब्लम्स हो तो आप जरूर बताइएगा, बस ये मत कहिएगा कि सर छोटा दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी हमने जो लिखाई है ये थोड़ी सी छोटी हो गई है, बस इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एक बातें फिर भी हम समझाएं। आइए आगे बढ़ते हैं हम, और देखिए ये कोई ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के आप लोगों को कुछ भी पढ़ा दिया जा रहा है। ये पढ़ रहे हो एलन का, पढ़ रहे हो एलन की बुक से, पढ़ रहे हो एलन की चीजों को पढ़ा रहे हैं, इंडिया की बेस्ट कंपनी है मतलब एजुकेशन के मामले में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी वर्ड वाले सुन लीजिए, सूत्र कड़िका बोलते हैं इसे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो आपको बता रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ झिल्लियां 2 पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। दैट इज दे आर प्रोकैरियोटिक wrapped इन सेल ऑन मेम्ब्रेन। ठीक है, हाँ तो एक चीज ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक के अंदर ये मिलती नहीं है, ये ध्यान रखना। आओ, outer membrane is smooth but inner membrane surrounding a fluid filled center cavity called matrix। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्लियां मिलती हैं, ऊपर वाली झिल्ली चिकनी होगी और उस झिल्ली के अंदर वाला जो पार्ट होगा उसमें कुछ तरल पदार्थ भरा होता है, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, the inner membrane is enfolded into the matrix in complete partition called cristae which increase the surface area। पेपर में आपसे पूछा जाएगा क्रिस्टी जैसी संरचना किस कोशिकांग के अंदर पाई जाएगी, तो आप कहेंगे क्रिस्टी उंगली जैसी संरचना जो मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, क्रिस्टी बियर स्मॉल टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल्स कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इसको F0 या F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम कहते हैं। तो आपको बोलेंगे कि जो क्रिस्टी है उस पर छोटे छोटे रैकेट नुमा स्ट्रक्चर होती हैं और उन्हीं को हम बोलेंगे ऑक्सीसोम या F1 कण बोल देते हैं। यहीं पर भोजन को पचाने के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेशन एंजाइम मिलेंगे। ठीक है ना, देख लेते हैं। These particles are associated of respiration। तो पेपर में आएगा कोशिका का श्वसन अंग कौन सा है, तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को ऊर्जा के सिक्के कहते हैं। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड ए पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पेपर में आएगा कोशिका का बिजली घर, कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे एटीपी इकट्ठे हो जाते हैं। है ना, इट इज पॉपुलरली नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल और एटीपी जनरेट साइट। तो यहाँ पर एटी का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ऊर्जा बनती है, ऊर्जा स्टोर होती है, यहाँ पर कोशिका का श्वसन अंग है ये। ठीक है, यहाँ क्रिस्टी मिलती है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमस बॉडी बिकॉज इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम एंड कैन सेल्फ रिप्लिकेट। तो आपको बता दें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इतनी विशेषता मिलती है कि इसके अंदर खुद का
एमडीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है, प्लस खुद के इसमें राइबोसोम भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? राइबोसोम मिलते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं और ये अपने जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण खुद भी कर सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है। आई थिंक आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है प्लास्टिड। क्या है ये प्लास्टिड आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। प्लास्टिक मत समझ बैठना, प्लास्टिक नहीं पढ़ा रहा, प्लास्टिड पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। प्लास्टिड को बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं इनको, लवक, ठीक है। प्लास्टिड आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल हैविंग डीएनए एंड डबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व। तो आपको बता दें, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी राइबोसोम खुद के होंगे, इसमें भी डीएनए खुद का मिल जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन कलर, प्लास्टिड आर 3 टाइप्स ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड कितने प्रकार के होंगे कलर के आधार पर? 3 प्रकार के। ल्यूकोप्लास्ट आपको बता दें सफेद कलर के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन होते हैं, कलरफुल होंगे। क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस एंड यूज्ड टू स्टोर प्रोटीन। जब ये प्रोटीन को स्टोर करेगा तो उसे बोलेंगे एल्यूरोप्लास्ट। ऑयल को करेगा तो इलायोप्लास्ट, स्टार्च को करेगा तो एमाइलोप्लास्ट कहा जाएगा। तो आपको बता दें ल्यूकोप्लास्ट ग्रीन मतलब कि व्हाइट कलर का होता है और ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड एंड कंटेन पिगमेंट अदर देन ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन के अलावा क्रोमोप्लास्ट में कलरफुल मिलेंगे। तो फूल की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, वो कलरफुल होते हैं, इसी के कारण होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन विच टेक पार्ट द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। तो फोटोसिंथेसिस मतलब पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है, ठीक है। द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉज्ड बाय ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, वो इसलिए ग्रीन कलर का है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और क्लोरोफिल के अंदर एक धातु पाई जाती है जिसे मैग्नीशियम बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। The ground substance is called stroma. Number of membrane structure called thylakoid. The throughout stroma, thylakoid have chlorophyll are placed one above the other like stack of coin. तो coin जैसे stack जो होती है वो ध्यान रखना thylakoid की होगी, मतलब ग्रीना की होगी। एक बात और बता दे रहा हूँ जो हो सकता है इसमें बताया गया हो या ना बताया गया हो, पता नहीं है, इसमें नहीं बताया। प्रकाश संश्लेषण की जो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन वो ग्रीना में होगी और जो डार्क रिएक्शन होगी वो होगी स्ट्रोमा में। तो इसको कोशिका का रसोई घर भी बोलते हैं क्योंकि इसी जगह पर खाना बनता है इस जगह पर, ठीक है। और ये आपको इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट नंबर का है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं बिल्कुल भी आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सट्टा आप लोगों को मैं क्या पढ़ा रहा हूं? बायोलॉजी, ठीक है। राइबोसोम। राइबोसोम आर स्मॉलेस्ट एंड मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। तो ध्यान रखिएगा राइबोसोम कोशिका के अंदर मिलने वाला सबसे छोटा कोशिकांग है, ठीक है, स्मॉलेस्ट। मेम्ब्रेन लेस, इसके अंदर कोई भी झिल्ली नहीं मिलती, न सिंगल न डबल। दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो आपको बता दें ये किससे मिलकर बना होगा? तो तुम ये बताओगे कि ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल एंड प्रोटीन फंक्शन प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो पेपर में आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलेंगे? बोलेंगे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। Each ribosome is made up with 2 unequal subunits which join together only at the time of protein synthesis. तो इसका मुख्य काम क्या है? प्रोटीन को बनाना, ठीक है। In the presence of magnesium ion are specific concentration। तो आप ध्यान रखना कि 2 सब यूनिट जो होती है वो मैग्नीशियम के द्वारा आपस में जुड़ी हुई मिल जाएंगी। The 60s 40s मॉडल वर्क फाइंड द यूकैरियोटिक सेल। तो देखो 60 और 40 कितने होते हैं? 100। तो तुम 100 मत लगाना, यहां पर अलग चलता है। एस का मतलब 100, एस का मतलब यहां पर यूनिट का नाम है, सेंटीमीटर रेट बोल देते हैं इसमें, ठीक है। स्वेड वर्ग बोलते हैं, स्वेड वर्ग, एस का मतलब स्वेड वर्ग यूनिट है। 60s और 40s आपस में मिलकर यूकैरियोटिक सेल बनाते हैं जो कि 80 होती है, 80s बनता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल हैव राइबोसोम मेड ऑफ 3 मतलब 50s और 30s सब यूनिट। तो 50 और 30 80 हो जाते हैं, 80 मत बोलना, ये बनेगा 70। ये ध्यान देने योग्य बात है। डायरेक्ट आप जोड़ दोगे मैथमेटिकल लगा दोगे तुरंत मामला गलत हो जाएगा तुम्हारा। लास्ट देखो, राइबोसोम आर फाउंड इन मेनी प्लेस अराउंड द सेल। मतलब ये कई जगह पर मिल जाती हैं। दे आर फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। तो ये कोशिका द्रव के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, ये तैरते रहते हैं।
those floating ribosome make protein that will be used inside the cell, मतलब ये प्रोटीन को बनाने का काम करते रहेंगे। अदर राइबोसोम आर फाउंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना अंतःप्रेरक पिजाल का खुरदरी वाली, उसके ऊपर ये छुपे हुए मिल जाते हैं। These attached ribosome make protein will be used inside the cell and for export of the cell। तो आपने देखा कि ये अंदर ही मिल जाते हैं, बाहर ही मिल जाते हैं, सब जगह पर ही मिल जाते हैं, प्रोटीन को बनाने का ये काम करते रहते हैं। आगे देखते हैं भी कितना रह गया है भाई, चलो ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा और रह गया है। थोड़ा पेशेंस बनाकर रखिएगा भाई, जिससे कि हर एक चीज आप सोच समझकर अच्छे तरीके से पढ़ सकें। आपको इतनी अच्छी क्लास कहीं पर भी नहीं मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, यकीन मानिए। आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए आप लोगों को। ये है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हम पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रसधानियां या रिक्तकाएं बोलते हैं। पादप कोशिका में जो बड़ी बड़ी रिक्तकाएं होती हैं, ठीक है, ये वही है। Vacuole are membrane bound non-cytoplasmic sac that contain non-living liquid or solid content. The covering membrane of the sac vacuole is called tonoplast। तो ये रसधानी जो है चारों तरफ से ढकी हुई होती है, टोनोप्लास्ट एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली के द्वारा, ठीक है। The fluid content of the vacuole is called cell sac। तो इसके अंदर रसधानी के अंदर वैक्यूल के अंदर जो पार्ट होगा उसे सेल सेप बोल दूंगा। सेप्स वैक्यूल स्टोर साल्ट, इसके अंदर क्या क्या इकट्ठा होगा, साल्ट, शुगर, एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, सम प्रोटीन्स, तो ये सभी चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टोर ऑफ द सेल बोल देते हैं, हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं। इट इज ऑल्सो डंप और वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट सेल। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है प्लांट का, वो इसके अंदर इकट्ठा कर दिया जाता है। स्टोर रूम ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। Sap vacuole help in maintaining target and integrity of the cell. It is also required of osmotic absorption of water। तो ये आप लोगों ने देख लिया। इसमें टोनोप्लास्ट वाला पार्ट ये भी इंपोर्टेंट है। एक और बता दे रहा हूँ, एंथोसाइनिन, एक एंथोसाइनिन वर्डक होता है जो लगभग बैंगनी कलर का मिल जाता है आप लोगों को, और वो भी आपके इसके अंदर मिलता है, रसदानी के अंदर मिल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है ग्लाइकोक्सिसोम। In plant cells, some organelles show morphological similarity to the peroxisome of animal cell, but they contain enzyme of glycoxylate cycles. They are related to metabolism of fat. The glycolite cell fungi protozoa plant and convert into fat and into carbohydrate। इसका बस रिवीजन कर लेना, ये बहुत ज्यादा पेपर में नहीं आता, ठीक है। ग्लाइकोक्सिसोम occur only in plant species in fatty seed। कैस्टर सीड के अंदर ये मिल जाएगा। गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा एंड फ्रूट के अंदर ये मिल जाएगा, ठीक है। एक बार इसका रिवीजन कर लेना, रिवीजन करके चले आना इसका, ठीक है। चलो लास्ट वाला पार्ट देख लीजिए। ये है आपके पास स्फेरोसोम। स्फेरोसोम अगर ओनली इन प्लांट सेल्स। तो स्फेरोसोम्स एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलती, प्लांट सेल के अंदर मिलेगी। दे आर मेजर साइट ऑफ लिपिड स्टोरेज एंड सिंथेसिस इन प्लांट्स। तो यहाँ पर लिपिड का स्टोर किया जाता है। Spirosome also have lysosome-like activities, so they are also termed in plant lysosome। तो आपको बता दें स्फेरोसोम जो होता है लाइसोसोम की तरह वर्क करता है, और ये प्लांट के अंदर मिलता है, ठीक है। और लाइसोसोम जो होता है वो एनिमल में मिलता है, वो प्लांट में नहीं मिलता है। लास्ट में देखो, ये हमारे पास दे रखा है पेरोक्सिसोम और यूरिकोसोम। डिस्कवर्ड बाय रोडिन एंड टॉलबर्ट। तो पेरोक्सिसोम की खोज किसने की, टॉलबर्ट ने। इस नाम को ध्यान रखना। यूरेट ऑक्सीडेज, एमिनो एसिड ऑक्सीडेज, हाइड्रोक्सी एसिडेज, पेरोक्सी एसिडेज, स्मॉलेस्ट कैटालिस एंजाइम अकर प्रेजेंट। मतलब इस पेरोक्सिसोम के अंदर कई प्रकार के एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन एनिमल सेल पेरोक्सिसोम अकर इन द पेरोक्साइड H2O2 मेटाबॉलिज्म। यूरेट ऑक्सीडेज, एमिनो एसिड ऑक्सीडेज और Peroxidase include the oxidation of amino acid or producing H2O2। तो आपको बता दें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का संबंध जब जब आए तो आपको पेरोक्सिसोम को टिक लगा देना है। कैटालिस्ट ग्रेड द H2O2 into water and oxygen। तो H2O2 जो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, इसको ब्रेक कर दिया जाता है, वाटर में कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन में कर दिया जाएगा, ठीक है। In plants, peroxisome occur in cell of green tissue and concentrate with photorespiration। तो आपको बता दें पेरोक्सिसोम का प्लांट्स में संबंध होगा किससे, फोटोरेस्पिरेशन, इसको प्रकाश श्वसन भी कहा जाता है। दे ऑल्सो डिटॉक्सिफाई एल्कोहल इन लिवर सेल। तो ये लिवर सेल के अंदर मिलती हैं जो एल्कोहल को क्या करती हैं, बाहर करने का काम करती हैं, डिटॉक्स करने का काम करती हैं।
ठीक है। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, इंपोर्टेंट है लास्ट पॉइंट। ये हमारे पास है सेल कम्युनिकेशन, मतलब सेल एक दूसरे से कम्युनिकेशन का मतलब बातें तो नहीं करेंगे, मतलब क्या होता है देखो, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल सेल मस्ट कम्युनिकेटेड विद वन अनदर सेल जंक्शन प्रोवाइड, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट बिटवीन रेजाइबोंगिंग सेल जंक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम, गैप जंक्शन एंड प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट ओनली। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर देखने को ऐसा मिलता है। तो आपको बता रहे हैं इस तरीके से हमने प्लांट्स के सारी की सारी जानकारी कैसे डिस्कवर्ड हुआ, किसने डिस्कवर किया, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, कौन कौन से कोशिका द्रव है, कौन कौन से इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप चाहे 9th क्लास में हैं, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसका बेसिक यहीं से आएगा, प्लस चाहे आप एएमयू नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं उसका भी यहीं से आएगा, प्लस एएमयू 10+2 डिप्लोमा के लिए भी ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, इसको ध्यान से देखो, समझो, सीखो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को कंप्लीट, आप लोगों को बायोलॉजी के एक के बाद एक क्लास के बाद आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराई जा रही हैं क्या, बायोलॉजी की क्लास, और बिल्कुल नोट्स सहित, एक्सप्लेनेशन सहित, क्योंकि मैंने एजुकेशन अड्डा है, TBIT है, कई सारे मैंने चैनल देखे, उनमें कंप्लीट बायोलॉजी कहीं पर कोई भी नहीं पढ़ा रहा है। अगर आपको पढ़ाई जा रही है तो इसको सीखो, समझो और अपना आगे बढ़ते रहो। ठीक है, और वीडियो को कंप्लीट देखा करो, और एक के बाद एक वीडियो आ रही है सीरीज में, तो उन सारी भी वीडियो को आप लोगों को देखना होगा। ठीक है।